सालों पहले की बात है। मेरे वालिद का तबादला एक ऐसे छोटे से कस्बे में हुआ जो सरकारी मुलाजमीन के लिए एक सज़ा के तौर पे समझा जाता था। यह कस्बा, जिसका नाम कोट छट्टा था, अपनी बंजर ज़मीनों के लिए मशहूर था। हम लोग लाहौर जैसे मसरूफ़ शहर से यहाँ मुंतकिल हुए थे और हमें तब अंदाज़ा हुआ कि ऐसे वीरान इलाके पहले पहल तो बहुत पुरसुकून लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शहर के हंगामों की आवाज़ सताने लगती है। कह सकते हैं कि शायद शहर का शोर शराबा हमारी घुट्टी में शामिल था। उन दिनों मैं CSS के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था जो मेरे और मेरे ख़ानदान दोनों के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम था, मगर तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। अगले ही महीने मेरी छोटी बहन फातिमा की मंगनी तय पा गई। हमने लाख चाहा कि मंगनी का प्रोग्राम लाहौर में ही रखा जाए, लेकिन हमारे मामू, जिनके बेटे से मंगनी तय हुई थी, का इसरार था कि वो वहीं गाँव में ही आएंगे। क्योंकि बिजली पानी की सहूलत थी, इसीलिए अम्मी भी मान गईं। लेकिन मसला ये था कि मेरे इम्तिहान की तारीख भी आ गई और ये एक ऐसी कशमकश थी जिसमें ना घर वाले मंगनी को मुलतवी कर सकते थे, क्योंकि ये सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे, और ना ही मैं अपनी मेहनत और इम्तिहान को नज़रअंदाज कर सकता था। घर में हर तरफ खुशी के रंग बिखरे हुए थे और मुझे हिदायत थी कि मैं घर के तमाम काम काज और तकरीबात से अलग थलग होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँ। लेकिन घर का माहौल, मेहमानों की आमद, शोर शराबा, इम्तिहानात करीब आते जा रहे थे और मैं ऐसी पुरसुकून जगह की तलाश में था जहाँ कोई ना आए, कोई ना टोके। मेरी फिक्र मेरे चेहरे से आया थी, जिसे मेरे अब्बू ने भांप लिया। वो खुद भी मेरे पढ़ाई को लेके काफ़ी फिक्रमंद रहने लगे थे। इस बात का तस्करा उन्होंने अपने दफ्तर में भी किया तो किस्मत से दफ्तर में साथ काम करने वाले जनाब हमीदुल्लाह खान ने अब्बू की तवज्जो ऑफिसर्स क्वार्टर्स की तरफ दिलाई कि उनमें से एक क्वार्टर खाली है तो वो सबसे आखिर में, जिसके बाद सेम उतूर की बंजर वीरान ज़मीनें हैं, लेकिन पढ़ने के लिए बिल्कुल मौजू रहेगा। अब्बू ने इससे पहले उड़ते उड़ते खबरें सुनी थी कि वो क्वार्टर्स अरसे से गैराबाद था, और अम्मी को एतराज़ था कि यूं तो मैं फिर रात भर उधर ही रहूँगा। और इस वादे पे वो राज़ी हो गई कि सुबह सवेरे भले से वहाँ चला जाऊँ, लेकिन असर पढ़ के मस्जिद से वापस उधर जाने के बजाय घर आऊँगा। हमीदुल्लाह साहब उस रोज़ सुबह 9 बजे घर पहुंच गए और मुझे लिए वो क्वार्टर दिखाने ले गए। उन्होंने पानी का कूलर, मेज़, कुर्सी, लैंप और पंखे का बगैर कहे इंतज़ाम करवा दिया था। मैं शुक्रिया करके अपनी किताबें लिए पढ़ने बैठ गया और वो मुझे पढ़ता देख के वापस ही हुए थे कि कुछ सोचते हुए वापस आकर मेरे पास बैठ गए। बेटा, बुरा न मान तो कुछ कहना चाहता हूँ। बस सूरज डूबने से पहले, बल्कि शाम की अजान होने से पहले पहले तुम्हें इस मकान से निकल जाना है। जी अंकल, मेरा भी बिल्कुल यही इरादा है। बस बेटा, ये मेरी सख्ती से ताकीद है तुम्हें, और एक बात का ख़ास ख्याल रखना कि इस घर के फर्नीचर को मैंने कपड़ों से ढांक रखा है, तो जैसी चीज़ जहाँ मौजूद है उसको वहीं वैसे ही रहने देना। मैं भी उनकी हर बात के जवाब में जी करता रहा। सोचने लगा कि अम्मी ने ही कहा होगा अब्बू को, और अब्बू ने इनसे कहा होगा। मैं तो उस जगह को पाके बहुत ही खुश हो गया। इतने सुकून और इन्हिमाक से पढ़ाई करता कि मज़ा ही आ जाता। पहले चंद दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा। वो मकान वाकई पढ़ाई के लिए एक मिसाली जगह थी। मकान के 3 तरफ बंजर ज़मीनें फैली हुई थीं, जहाँ पुराने सूखे हुए दरख्त अपनी बेजान शाखें फैलाए खड़े थे, और हर रोज़ मैं सुबह की नमाज़ पढ़ के नाश्ता करके अपनी किताबें लिए उस क्वार्टर की तरफ निकल जाता, और शाम ढलने से पहले, बल्कि असर की नमाज से पहले ही मैं वहाँ से निकल आता। मेहमान मेरे इस रूटीन से थोड़े खफा थे, लेकिन बात ऐसी थी कि नाराज़गी मोल ली जा सकती थी। उस रोज़ मेरा उस मकान में 7वां दिन था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मैं उस जगह का आदी होता जा रहा था। उस रोज़ मैं किताबों में गहरा डूबा हुआ था कि मेरी नज़र उसी कमरे की एक दीवार पे पड़ी। मैंने पहले कभी उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। देखा कि वहाँ दीवार पे एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। सफ़ेद कपड़े से ढके होने के बावजूद नुमाया हो रहा था कि किसी औरत का पोर्ट्रेट था। मुझे हमीदुल्लाह साहब की वो बात याद आ गई कि मैंने यहाँ पे हर फर्नीचर पे कपड़ा डाल दिया है।
मैं मुस्कुरा के सोचने लगा कि शायद उन्होंने इस कपड़े से तस्वीर इसलिए छुपा दी हो कि घर में फरिश्ते नहीं आते। सोचने लगा कि मैं ऐसा कैसा पढ़ाई में महव था कि कभी घर के दरो दीवार पे गौर तक न किया। इतने दिनों से उस तस्वीर की तरफ कभी नज़र ही नहीं उठी थी, लेकिन उस रोज़ जो इत्तेफाक से नज़र गई तो बस बार बार उधर नज़र जाने लगी। हाल ये हो गया कि मैंने किताबें बंद कर दी और एकटक उसकी तरफ देखने लगा। फिर न जाने किस कैफियत में उठा और तस्वीर पे से कपड़ा हटा दिया। वो एक नौजवान खातून की तस्वीर थी, 20-22 साल की उम्र की होगी, लगभग मेरे जितनी। चेहरे से मकामी खातून नहीं लग रही थीं और उनकी आंखें बहुत मुनफरिद थीं, गहरी गहरी आंखें जो बराह रास्त देखने वाले को घूर रही हों, होठों पे मबहम सी मुस्कुराहट। और उस दिन के बाद से मेरा पढ़ाई पे से ध्यान बिल्कुल हट गया। मैं अपनी किताबों के सफ़े तो पलटता रहता, लेकिन मेरे ख्यालात का रुख हमेशा उसी तस्वीर की तरफ मुड़ जाता। घर से पक्का इरादा करके निकलता कि इम्तिहान का वक्त करीब आ रहा है, पूरा ध्यान पढ़ाई पे देना है, लेकिन बस जैसे ही उस घर में पहुंचता उस तस्वीर पे नज़र पड़ती और अपनी नज़रें वहां से हटा नहीं पाता। पीठ करके बैठता तो लगता पीछे कोई मौजूद है, शायद वही तस्वीर मुझे कुछ कह रही है। हद तो ये होती कि घंटों तस्वीर के सामने खड़ा रहता, वक्त का मालूम ही ना होता। यूं मैंने कमोबेश पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। एक दिन मैंने खुद को घुटनों के बल उस तस्वीर के सामने बैठा पाया। अचानक से होश आया तो अंदाजा हुआ सूरज डूबने को है। हाथों में किताब थी और किताब का वही सफ़ा खुला था जो मैंने सुबह खोला था। मतलब घंटों गुजर गए थे मगर वक्त का एहसास ही नहीं हुआ था। मैं सुबह से लेकर अब तक घुटनों के बल बैठा उस तस्वीर को घूर रहा था। मैंने तय किया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे खुद को इस कैफियत से बाहर निकालना ही है। जितना इम्तिहान करीब आ गए हैं मैं उतनी ही लापरवाही कर रहा हूं और इससे तो अच्छा था कि मैं घर में मेहमानों के साथ वक्त बिताऊं। मैंने अपनी आंखें बंद की और औज़ुबिल्लाह पढ़ा और अपने आप से कहा, नहीं, अब मैं इस तस्वीर की तरफ हरगिज नहीं देखूंगा। और फिर आवाज आई, जैसे दबी दबी सी हंसी हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैंने अचानक आंखें खोली। ना चाहते हुए भी मैं पलट गया। कमरे में मेरे अलावा न किसी और को होना था न कोई था। नजरें उसी तस्वीर की तरफ मुड़ गईं और मुझे वहम हुआ कि उसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। उसकी मुस्कुराहट अब बहुत फैली हुई लग रही थी। मैंने अपने आप को संभाला। ये सब मेरे जहन का वहम है। मैं शायद बहुत थक गया हूं और इसीलिए ऐसी बातें सोच रहा हूं। शायद ये तस्वीर मेरे असाब पे सवार हो गई है। वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को जितना नज़रअंदाज करो वो उतना ही सर पे सवार होती है। ये सोच के मैंने किताब खोली और फिर से एक सवाल का जवाब ढूंढने में ध्यान लगाने लगा। लेकिन कुछ ही लम्हों में मेरी आंखें बोझल होने लगी, जैसे कोई मुझे नींद के जाल में उलझाना चाह रहा हो। जिस्म ठंडा पड़ने लगा। मैंने महसूस किया जैसे मेरा जिस्म सुन हो रहा था। मेरे अपने जिस्म पे कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा था और फिर वही दबी दबी सी हंसी। तस्वीर में वो औरत हंस रही थी। हाँ, ये कोई मेरा वहम नहीं था। वो तस्वीर हकीकत में हंस रही थी। उसकी आंखें बेजान नहीं थी। और जब मैं उस तस्वीर में दोबारा महव होने लगा तो मेरा जिस्म हल्का हो गया। बहुत देर से मैं आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके अल्फाज ना तो मेरे मुंह से अदा हो पा रहे थे और ना ही मुझे वो सही से याद आ रही थी, और जैसे मेरे हाफजे से ही दुआ निकल गई हो। जो ही मेरा जिस्म हल्का हुआ, रवानी से मेरे मुंह से आयतल कुर्सी का वर्त शुरू हो गया। लम्हा ही लगा होगा कि किताबें वगैरह छोड़ छाड़ मैं वहाँ से जो भागा, तो अपने होशो हवास में अपनी ज़िंदगी में मैं इतनी तेज़ पहले कभी नहीं भागा था। पीछे मुड़ के देखने की भी हिम्मत नहीं हुई।
घर में दाखिल हुआ तो मेरा जिस्म कांप रहा था और मैं पूरे क़ुव्वत से टूटे फूटे लफ्ज़ों में आयतुल कुर्सी पढ़ता जा रहा था। घर वाले बशमूल मेहमान मेरी हालत देख के घबरा गए। सबने मुझे घेर लिया। कोई पानी पिलाने लपका तो कोई हाथ पाँव सहलाने लगा। किसी ने क्या सोचा, किसी ने क्या जाना, लेकिन जो मुझ पे बीती थी यकीनन वो किसी ने नहीं सोचा था। अब्बास बहाल हुए तो रुक रुक के वो सब कह सुनाया। अब्बू ने फ़ौरन ही हमीदुल्लाह खान साहब को फ़ोन किया और रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था जब हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो सामने हमीदुल्लाह खान साहब खड़े थे। अब्बू उनको लेके ड्राइंग रूम में आ गए और कुछ देर तो बिल्कुल संजीदगी से हम सब एक दूसरे को देखते रहे और फिर मैंने अपना सारा वाक़या एक बार छोटी से छोटी डिटेल के साथ सुनाया। हमीदुल्लाह साहब मेरी हर बात गौर से सुनते रहे और जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी दाढ़ी को हाथ लगाते हुए बोले, जनाब आपका लड़का जो कह रहा है वो उसका वहम नहीं है। ये ऐसा सच है जिस पे बीते बस वही समझ सकता है। बेटा तुमने जो कुछ देखा वो महज तुम्हारा वहम नहीं था, वो एक हकीकत है और मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा है और मैं खुद इस हर एक बात का गवाह हूँ। ये क्वार्टर्स दरअसल गवर्नमेंट क्वार्टर्स का हिस्सा है ही नहीं। सरकारी क्वार्टर्स के बाद से लेके आगे तक की ये सारी ज़मीन यहाँ के सबसे बड़े ज़मींदार सईदुल्लाह साहब के ख़ानदान की मलकियत है। फिर काफ़ी देर तक वो बिल्कुल चुप रहे, जैसे कुछ कहना चाहते हों लेकिन अल्फाज ना हो। काफ़ी तवक्कुफ़ के बाद कहने लगे, हमारे ही इदारे में एक लड़की मोतिया नाम की थी जो इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आई थी। बंगाली लड़की थी। 1971 के बांग्लादेश पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त उसके दादा वेस्ट पाकिस्तान में ही थे। यहाँ उन्होंने कारोबार शुरू कर लिया था तो इसीलिए वो लोग बांग्लादेश जाने के बजाय यहीं इस्लामाबाद में रह गए। मोतिया अकलौती थी, फिर सितम ये के वालिदैन भी फौत हो गए थे। बांग्लादेश में रिश्तेदार थे लेकिन राब्ता इतना महदूद था कि ना होने के बराबर। यूँ समझिए यहाँ पाकिस्तान में वो तने तनहा अकेली थी। सईद साहब का उन दिनों हमारे दफ्तर आना जाना लगा रहता था और न जाने कब दोनों के दरमियान बात इतनी बढ़ गई कि सईद साहब ने अपने ख़ानदान मज़हब की हर रिवायत के ख़िलाफ़ जाके मोतिया से शादी कर ली। पूरे ख़ानदान में ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई। सारे गांव के सामने खूब तमाशा बना और उसी शर्म से बचने के लिए सईद साहब ने मोतिया के लिए ही गांवों से दूर ये अलग से 2 कमरों का मकान बनवाया था जो देखने में सरकारी क्वार्टर्स का ही हिस्सा लगता था। लेकिन फिर एक दिन सईद साहब किसी काम से शहर गए और जब वापसी हुई तो मोतिया गायब थी। बड़ी ढूंढिया मची। सईद साहब तो जैसे पागल हो गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि घर वालों में बंदूक तान थी क्योंकि उनका ख्याल था कि मोतिया के गायब होने में उनके ख़ानदान वालों का हाथ है। मोतिया न मिलनी थी और न मिली। मशहूर हो गया कि भाग गई है। ख़ानदान वालों ने सईद साहब को बहुत शर्मिंदा किया। फिर जो बंदूक सईद साहब ने अपने ख़ानदान वालों पे तानी थी वो हाथ में लिए मोतिया को ढूंढते फिरते। और फिर मोतिया मिली। गांव के उस कुएं से जिसका पानी सूख चुका था उसकी लाश मिली। किसी ने कहा मोतिया ने अपनी जान ले ली, किसी ने कहा खानदान वालों ने कत्ल कर दिया। लेकिन सच ये है कि मोतिया उन सब से भागकर इस्लामाबाद चली गई थी और गैरत के मारे सईद साहब ने उसे वहां से अगवा करके इसी क्वार्टर में लाके मार डाला और फिर उसकी लाश को उस खाली कुएं में फेंकवा दिया। सईद साहब उसके बाद यूरोप चले गए और अब अगर आते भी हैं तो यहाँ इस क्वार्टर में नहीं आते और इसीलिए ये बंद रहता है। मुझ पे इसका इंकशाफ उस वक्त हुआ जब मेरी बीवी के घर वाले यहाँ
हमारे गांव आए थे। घर में जगह की तंगी की वजह से मैं अपना कुछ सामान लेके इसी क्वार्टर में आके ठहर गया। और तब मेरे साथ भी वही हुआ बेटा जो तुम्हारे साथ हुआ है। मुझे पहल तो यकीन ना आया। मैं समझा ये सब मेरा वहम है, लेकिन जब यकीन आया तो मैं समझ गया वो तस्वीर अपनी तरफ खींचती है, बेबस कर देती है। ना चाहते हुए भी निगाहें उसकी तरफ जाती हैं और वो सब मेरी समझ से परे है। बस मैंने फौरन ही उस वक्त क्वार्टर छोड़ दिया, लेकिन बाद में एक दो मेहमानों को जब वहां ठहराया तो मैंने वो तस्वीर ढांक दी। मेहमानों की रात खैरियत से गुजरी तो मुझे यकीन हो गया कि सारा मामला उसी तस्वीर में है। मैं नहीं जानता कि इसकी क्या वजह है और नहीं जानना चाहता हूं। तस्वीर हटा नहीं सकता क्योंकि घर मेरी मलकियत नहीं, इसीलिए एहतियातन वो तस्वीर हमेशा कपड़े से ढांक कर रखी जाती है। बेटा तुम याद करो, मैंने तुम्हें ताकीद की थी कि ख्याल रखना, और अगर तुम वो कपड़ा ना हटाते तो यकीन जानो कुछ भी ना होता। हमीदुल्लाह साहब ये सारी दास्तान सुना के रुखसत हो गए, लेकिन ये सब जानने के बाद तो मेरी जो हालत हुई वो आप बखूबी समझ सकते हैं। मैं सोचता रहा कि इतने दिनों मैंने गैर मर्ई मखलूक के साथ कितने घंटे गुजारे। खैर उसके बाद मैंने पढ़ाई घर पे ही मुकम्मल की और अफसोस ये कि मैं इम्तिहान पास ना कर सका। हम अगले 3 साल तक उसी गांव में रहे, मगर मैंने कभी फिर उस मकान का रुख नहीं किया, और करता भी क्यों। एक दिन गांव के ही एक इज्तिमा में मेरी नज़र एक आदमी में पड़ी जिसे लोग आगे बढ़ बढ़ के मिल रहे थे, और वो वहाँ अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए आया हुआ था। बैनर्स पे तस्वीर और नाम देख के मालूम हुआ कि वो शहीदुल्लाह साहब थे। मैं सोचने लगा कि लोग एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ होते हैं। कहीं तो एक ज़रा सी बात किसी को ज़िंदगी भर के लिए तड़पा के रखती है, और कहीं किसी को ये भी याद नहीं रहता कि उसके हाथ कितने लोगों के खून में रंगे हैं। मेरी नज़रों में मोतिया की वो खूबसूरत, पुरस्कार और दर्द से भरी हुई आंखें घूम गईं। मैंने उस वक्त दुआ की, अगर यही शख्स मोतिया का कातिल है तो मैं दुआ करता हूँ कि मोतिया को उससे बदला लेने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिले। फिर एक रोज़ मैंने उस कुएं का भी रुख किया जहाँ मोतिया की लाश मिली थी। वो अब भी वीरान और सूखा हुआ था। उसके गिर्द झाड़ियां उगाई थीं, और मैंने कुएं के करीब होके अंदर झांका। वहां सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। खामोशी से दुआ मांगी कि मोतिया की रूह को सुकून मिले। और हाँ, मैं इतराफ़ करता हूं कि आज भी कभी कभार वो तस्वीर मुझे सताती है। मैं मोतिया के चेहरे और उसकी आंखों को नहीं भूला। दुआ करता हूं कि एक दिन ज़रूर ऐसा होगा जब मोतिया की बेचैन रूह को इंसाफ मिलेगा, और वो उस कुएं, उस मकान, उस तस्वीर के कैद खाने से आज़ाद होकर हमेशा हमेशा के लिए सुकून से सो जाएगी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं वकास, और आप सुन रहे थे एक सच्ची, बहुत ही पुरस्कार कहानी ड्रामाई अंदाज में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो अपनी पसंद का इजहार ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा भी दिल बड़ा हो जाए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द। जब तक कि मैं कोई नई कहानी लिख लूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो जाए।